सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालिर आयोग भी कहते हैं। 1952-53 इसका टाइम पीरियड रहता है। इंग्लिश में इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बीएड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये लॉन्ग में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग, इसकी सिफारिशों पर, इसकी विशेषताओं पर, इसके सुझावों पर टिप्पणी लिखिए। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करते हैं। इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को। तो 15 अगस्त 1947, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में क्यों जरूरत पड़ी थी इस आयोग की। भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति भारत पर थोपी और अपनी सुविधाओं के अनुसार भारत पर अपनी शिक्षा की व्यवस्था की भारत में अंग्रेजों ने। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो ठीक अगले साल राधा कृष्णन आयोग के नाम से भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, उसमें सुधार करना था। ठीक है, उस आयोग का गठन किया, उसने अपने सुझाव दिए और हमारी उच्च शिक्षा में आवश्यक सुधार किए गए। कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात भारत सरकार को हमारी माध्यमिक शिक्षा में भी कमियां झलकने लगी कि जो हमारी स्कूल लेवल की माध्यमिक शिक्षा है उसमें भी काफ़ी सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया। उसमें कुछ सदस्यों को नियुक्त किया आयोग में और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, वर्तमान भारत की जो माध्यमिक शिक्षा है अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई है, ये इसकी कमियों को जानो और इसमें आवश्यक सुधार के लिए सुझाव दो। आई बात समझ में? उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसी कारण उस आयोग को हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपके कि मुदालियर आयोग का गठन क्यों किया गया था। देश की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। 23 सितंबर 1952 में इसका गठन किया गया था इस आयोग का और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो हमारे भारत की वर्तमान शिक्षा है उसमें आवश्यक सुधार के लिए हमें ये कदम उठाने चाहिए। तो भारत सरकार ने उस रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सुधार करने एक तरह से शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब पेपर में आपके क्वेश्चन यही आता है कि जो हमारा मुदालिर आयोग है उसकी सिफारिशों के बारे में बताइए, उसने क्या क्या सिफारिशें दी थी। काफ़ी सिफारिशें मुदालिर आयोग ने दी थी, तो टॉप 10 सिफारिशों की हम बात करेंगे जो ज़्यादातर हमारे डिस्कस की जाती हैं। ये 10 हेडिंग है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हेडिंग लिखनी होती है। सबसे पहला तो है हमारा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले मुदालिर आयोग ने हमारी माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। आयोग ने ये कहा था कि पहले से तो हमारे जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं या जो शिक्षा की व्यवस्था हो रही है वो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, उनकी सुविधाओं के अनुसार थी। अब हमारे देश में लोकतंत्र लागू हो गया है। अब हमें क्या करना, मतलब प्रजातंत्र लागू हो गया हमारे देश में। अब जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है उसके उद्देश्य से बच्चों का प्रजातांत्रिक विकास करना है, मतलब उनमें प्रजातांत्रिक भावनाओं को पैदा करना है, उनका व्यक्तित्व का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। तो कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे इन्होंने कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य ये होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण करने में भी अपने सुझाव दिए। कैसे कैसे सुझाव थे इसके कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास करना है, हमें उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना है, उनकी कार्य कुशलता में उन्नति लाना है और लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना है। तो इन 4 उद्देश्यों को इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल करने की सिफारिश की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट है विभिन्न भाषाओं के विषय में। अब जो हमारा मुदालिर आयोग है इसने अलग अलग भाषाओं के बारे में भी कहा। वैसे तो इसने त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया कि 3 भाषाओं का अध्ययन हमें कराना चाहिए अपने जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है माध्यमिक स्तर पर, लेकिन इसने स्पष्ट नहीं कहा कि हमें त्रिभाषा सूत्र को लगाना है, प्रॉपर 3 भाषाओं का अध्ययन कराना है। मुदालिर आयोग ने क्या कहा कि हमें कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान कराना होगा, बच्चों को मिनिमम 2 भाषाओं का तो ज्ञान कराना होगा, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इनको हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तीनों भाषाओं को।
जो आयोग है, आयोग सुझाव देता है सरकार को कि आप या तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर ये दोनों चीजें करनी सही है। आयोग का काम क्या है? सरकार को सुझाव देना है। सरकार आयोग की सिफारिशों को पढ़ती है और जो सिफारिशें सरकार को अच्छी लगती है वह सिफारिशें सरकार लागू कर देती है। कई सिफारिशें तो आयोग ऐसी ऐसी कर देता है, उनके पास पैसा ही नहीं होता सरकार के पास उन सिफारिशों को लागू करने के लिए, तो वह सिफारिशें सरकार खारिज कर देती है। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या कहा है कि माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का तो अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो हमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन तीनों का अध्ययन कराना चाहिए बच्चों को माध्यमिक स्तर पर। हिंदी का अध्ययन देश की एकता बनाने के लिए, अंग्रेजी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, विदेशों के साथ जुड़ने के लिए, संस्कृत का अध्ययन क्योंकि हमारा सारा जो धर्मशास्त्र था वो संस्कृत में था, तो संस्कृत का अध्ययन ताकि हम अपने धर्मशास्त्र वगैरह को भी, अपने नैतिकता चारित्रिकता का विकास कर सके, धर्मशास्त्र वगैरह का अध्ययन कर सके। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगर आपके पेपर में वैसे आता नहीं है मुदालियार आयोग के दोष, अगर दोष आता तो हम ये दोष लिख सकते हैं कि भाषाओं के बारे में उसने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, कन्फ्यूजन भरी, एक तरह से कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर दी कि 2 पढ़ाएं हम बच्चों को 3 पढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। अब इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में भी काफी सारी बातें बताई। पुनर्गठन से मतलब हो जाता है जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। आयोग ने सबसे पहले तो ये कहा जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब देखो 7 वर्ष की होनी चाहिए, मतलब 6 से लेकर 12 तक की। जो हमारी ये माध्यमिक शिक्षा है वो 11 से 17 वर्ष की आयु के लिए होनी चाहिए। मतलब 11 वर्ष का बच्चा 6th क्लास में आए, 17 वर्ष का बच्चा जब 17 वर्ष कंप्लीट कर ले तो वो पास होकर चला जाए। तो 11 से 17 वर्ष के बच्चे हमारे माध्यमिक शिक्षा में होने चाहिए। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो 2 भागों में बटी होनी चाहिए, आयोग ने ये कहा, जूनियर शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। 3 वर्ष की तो जूनियर शिक्षा होगी, 4 वर्ष की हमारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होगी। जूनियर शिक्षा में कौन कौन सी कक्षाएं आएंगी? 6, 7, 8, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 9, 10, 11, 12। तो 3 वर्ष की जूनियर शिक्षा कक्षा 6, 7, 8, 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 9, 10, 11, 12। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो आप वर्तमान समय में हम आजकल कक्षा 6, 7, 8 को माध्यमिक स्तर पर नहीं गिनते, उन्हें प्राइमरी स्तर पर गिनते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरे आयोग आए हैं, जैसे नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, प्राइमरी स्तर पर लेकर आ गए थे हम उसे। ये सिस्टम है, जो आयोग आता है अपने अनुसार सुझाव देता है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि वे स्थितियाँ बदल जाएं। इसने कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कक्षा 6, 7, 8 प्राइमरी लेवल पर होनी, सेकेंडरी लेवल पर होनी चाहिए, तो उस टाइम पर सेकेंडरी लेवल पर ही की गई थी मैं, लेकिन अब हम प्राइमरी लेवल पर गिनते हैं उन्हें, कक्षा 6, 7, 8 को। अब देखो यहाँ तक स्पष्ट है, ये बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुत अच्छी कही, सिंपल आसान सी कही कि 7 वर्ष की हमारी माध्यमिक शिक्षा होगी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के, और 2 भागों में वो डिवाइड होगी, जूनियर शिक्षा और हमारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, सीनियर शिक्षा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात और कह दी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कि वर्तमान इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं, इंटरमीडिएट की कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? कक्षा 11 व 12। वर्तमान इंटरमीडिएट की कक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए, कक्षा 11वीं को तो हाई स्कूल से जोड़ दो और कक्षा 12वीं को यूनिवर्सिटी लेवल पर जोड़ दो। कक्षा 11 में जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाते हैं हम, वे सारी चीज़ें तो हाई स्कूल पे पढ़ाने लगे, हाई स्कूल वाले लेवल पर लेकर चले जाओ, और कक्षा 12 में जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं वे सारी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। तो कक्षा 11 और 12 खत्म कर दो, 10th क्लास तक की अपनी शिक्षा रखो। जो अमेरिका है, अमेरिका में अब भी 10th क्लास तक के ही स्कूली एजुकेशन होती है, 10th के बाद बच्चे उसमें चले जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इन्होंने सिफारिश की कि सेकेंडरी न हो, बस हमारे एक तो हायर सेकेंडरी ना हो। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये बात भी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, ये बात भी कन्फ्यूजिंग है। आप थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे कि जब 3 साल 4 साल की बात कही गई थी, तो 11वीं 12वीं को अगर हम खत्म कर देंगे तो ये नियम कैसे लागू होगा। तो जो हमारी सरकार थी उस टाइम पर, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये सुझाव नहीं माना, ये मान लिया था। इन्होंने ये बात और कही थी कि डिग्री जो हमारा कोर्स है वो 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का ही करने की इन्होंने बात कही थी। उस टाइम पर भी बहुत सारे डिग्री कोर्स 3 वर्ष के ही चल रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम की। मुदालियार आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी सुझाव दिए। करिकुलम को भी मुदालियार आयोग ने 2 भागों में बांटा। सबसे पहला तो मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के लिए जो एक करिकुलम रहेगा, दूसरा
हाई या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आप कहना चाहो, उसके लिए करिकुलम रहेगा। पेपर में आप चाहे ये लिख देना जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, इतना भी। हम ये मान सकते हैं कि ये करिकुलम इन्होंने कक्षा 10 तक के लिए लागू किया था और कक्षा 11 तक के लिए ये। फिर अगर हम 11th और 12th को नहीं हटाते तो ये करिकुलम हम इस तरह से लगा सकते हैं वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। सबसे पहला तो इन्होंने जो जूनियर हाई स्कूल था उस स्तर तक सभी कुछ विषय बताए और उन विषय का अध्ययन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। कौन कौन से विषय थे? भाषाएं, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, गणित, कला या फिर संगीत, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षण। अब देखो 10th क्लास तक आज भी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल था, हायर सेकेंडरी जो लेवल था हमारा, उस पर इन्होंने विभिन्नीकरण किया पाठ्यक्रम का। विभिन्नीकरण मतलब कुछ सब्जेक्ट तो हमारे कॉमन रहेंगे जो सब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ वैकल्पिक रहेंगे जिनका हम अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। जो बच्चा साइंस लेना चाहे साइंस ले सकता है, जो बच्चा आर्ट्स या फिर कॉमर्स वगैरह लेना चाहे वो ले सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिए सब बच्चों के लिए कि ये सब्जेक्ट सब बच्चे पढ़ेंगे, और कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल हैं, अब बच्चे अपनी इच्छा अनुसार उनमें से जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में पाठ्यक्रम को विभिन्नीकरण किया गया और पाठ्यक्रम को 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया। सबसे पहला तो आंतरिक विषय, दूसरा वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय में ऐसे विषय रहेंगे जो सब बच्चे पढ़ेंगे, जैसे भाषाएं, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि। और वैकल्पिक विषय के इन्होंने 7 समूह बांटे, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इस तरह से 7 ग्रुप बांटे कि कोई भी बच्चा किसी भी एक ग्रुप के सब्जेक्ट ले सकता है। लड़कियां कॉमर्स ले जो हमारी ये गृह विज्ञान है इसका ग्रुप ले सकती हैं, लड़के चाहें तो मैथ का हमारा जो साइंस वाला ग्रुप है वो ले सकते हैं, या फिर इनका जो भी इनका आर्ट्स वाला ग्रुप है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में भी इम्प्रूव करने की चर्चा इन्होंने की। इन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं आजकल हमारे स्कूलों में चल रही हैं, नीरस है, में बच्चों को सक्रिय रखकर ज्ञान नहीं प्रदान करती, इसलिए हमें सक्रिय शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियाँ जिनमें बच्चे रटकर न सीखें, खुद करके सीखें, जैसे क्रिया विधि, योजना विधि, प्रयोगात्मक कार्य, प्रदर्शन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करो। तो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को लागू करने की बात हमारे मुदालियात आयोग ने कही थी। विद्यालयों को मान्यता, इन्होंने विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के बारे में भी काफ़ी सारे सुझाव दिए कि विद्यालयों को मान्यता इस कंडीशन में देनी चाहिए, अगर वे मान्यता लेने के बाद विद्यालय शर्तें पूरी नहीं कर रहे तो उनकी मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। कुछ ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही थी। आयोग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। किसी भी विद्यालय को बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब वह मान्यता संबंधी सभी नियमों व शर्तों को पूरा करे। साथ ही जो समितियां मान्यता लेने के बाद भी विद्यालयों को सही ढंग से न चलाएं, ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त भी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर हमने मान्यता दे दी उसके बाद हम उनका अवलोकन ही नहीं कर रहे। तकनीकी व कृषि शिक्षा के बारे में भी इन्होंने चर्चा की। इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटेक्निक और टेक्निकल स्कूलों की स्थापना करो प्रचुर मात्रा में, और उसके बाद पॉलिटेक्निक स्कूलों की स्थापना की गई थी। अब देखना आपके आसपास कितने सारे पॉलिटेक्निक स्कूल होंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं या फिर हमारे कॉलेजेज हैं उनमें कृषि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने स्कूल पर बल दिया था, ये अभी भी है। जो हम रूरल एरिया में जाएंगे वहाँ पर जो स्कूल्स हैं हम वहाँ पर कृषि जो हमारा कृषि शिक्षा है एक एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ ही उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योग, इनकी भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों वाले स्कूलों में। बहुउद्देश्य कॉलेज और स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। बहुउद्देश्य का मतलब ऐसे कॉलेज और स्कूल जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे व्यवसायों की शिक्षा दी जाती हो बच्चों को। बहुउद्देश्य मतलब हर बच्चे के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो वो उन सब उद्देश्यों को पूरा करे, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठा सके जो स्कूल। मतलब इसमें हम पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करेंगे, अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। जैसे इन्होंने पाठ्यक्रम को 7 भागों में बांटा था वही है, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है और उससे रिलेटेड कोई भी अपने बिजनेस करने की या व्यवसाय करने की ट्रेनिंग ले सकता है। अंध जो हमारे बाधित बालक हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनकी शिक्षा के लिए भी हमें विशेष प्रयास करने चाहिए माध्यमिक स्तर पर। अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि उन्हें हमें पूर्ण वेतन पर, जो अगर स्कूल बंद हो गए हैं तब भी हमें उन्हें पूरा वेतन देना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए उन्हें एक तरह से स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए,
प्रेरित करना चाहिए ट्रेनिंग के लिए अपने टीचर्स को। मेन इन्होंने 2 बातें बताई। सबसे पहला तो आयोग के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाएं 2 तरह की होनी चाहिए। जो हम अपने बीएड वगैरह की स्कूल, हमने टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं जो बनाई हुई हैं, वे 2 तरह की होनी चाहिए। पहली, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, मतलब ऐसा कोई भी उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th मान लो, चलो ऐसा कोई भी टीचर हमारा जिसने 12वीं कक्षा पास की हुई है, उसके प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। 12th क्लास के बाद हमें बच्चों को 2 वर्ष की ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद में वो बन सकते हैं टीचर। स्नातकों हेतु स्नातक ग्रेजुएशन, तो ऐसा कोई भी बालक जिसने ग्रेजुएशन पास की हुई है, उसके बाद हम उसे कम से कम 1 वर्ष की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उसे टीचर बना देंगे। तो 2 तरह की प्रशिक्षण संस्थाओं की हमें स्थापना करनी है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके बालकों के लिए और स्नातक शिक्षा प्राप्त कर चुके बालकों के लिए। तो ऐसा कोई भी बालक है जिसने 12th का क्लास पास किया है, इन शिक्षण संस्थाओं में 2 वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि होगी। 2 वर्ष तक हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद वे टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो स्नातक बच्चों के लिए संस्थाएं हैं, उनमें बस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होगी। और यही था, अभी भी आप देखना, कुछ वर्ष पहले तक बीएड 1 साल की ही थी, 2016 से पहले। क्यों थी? क्योंकि बीएड ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो बीएड 1 साल की थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन के बाद हम बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग देंगे। और यहाँ पर जो हम 12th के बाद, वैसे तो 12th के बाद डायरेक्ट बीटीसी कर सकते थे पहले, अब नहीं कर सकते, और वो 2 साल की होती थी। फिर बीटीसी हमने ग्रेजुएशन के बाद की, और फिर बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही हमने की, तो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी 2 साल की है और बीएड 1 साल की है। फिर ये चर्चा उठने लगी, तो बीएड भी 2 साल की गई। स्त्री शिक्षा के बारे में भी इन्होंने अपने सुझाव दिए कि स्त्री शिक्षा के पर हमें विशेष बल देना है, उनके स्कूल वगैरह खोलने हैं, कोशिश करनी है कि हर क्षेत्र में हमें बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोलना है। लेकिन अगर हम नहीं खोल सकते तो हमें को एजुकेशन, को एड की एक तरह से व्यवस्था करनी है। जो हमारा पहले लड़कों वाला स्कूल चल रहा है, उसी में लड़कियों की को प्रेरित करना है एडमिशन लेने के लिए और एक जगह पर शिक्षा प्रदान करने पर बल देना है। और इस जो बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की पढ़ाई भी इन्होंने सुनिश्चित करनी चाहिए। परंतु बालिकाओं के लिए इन्होंने ये बात कही थी कि बालक और बालिकाओं के जो सिलेबस है उसमें कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है, बस बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की एक व्यवस्था करनी चाहिए। जो बालिका गृह विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए कर सकती है। मूल्यांकन मतलब जो बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं हम, एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, उसमें भी सुधार करने की बात कही इन्होंने क्या कहा कि बाह्य परीक्षाओं की संख्याओं में हम कमी कर दें। बाह्य परीक्षा मतलब जो बोर्ड वगैरह की, हर साल अगर हम बच्चों का बोर्ड लेने लगे तो अच्छा नहीं है, तो बाह्य परीक्षाओं की संख्या में तो कमी करो, इंटरनल परीक्षाएं बढ़ाओ। जो स्कूल है वो स्कूली बच्चों की अपने लेवल पर परीक्षा ले। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की व्यवस्था करो, निबंधात्मक परीक्षाओं को इतना बल मत दो। कुछ ये सुझाव दिए इन्होंने। साथ ही आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं का कार्य मूल्यांकन में अच्छा, इन्होंने ग्रेडिंग की बात कही थी। 2-3 बातें हैं देखो जो इन्होंने कही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। पहला तो ये कही थी कि जो हमारा परीक्षाएं हैं उसमें निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं उन पर कम बल देना चाहिए, हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो बाह्य परीक्षाएं हैं बोर्ड वगैरह की, वे कम करो, लेकिन और जो स्कूल लेवल पर आंतरिक परीक्षाएं हैं वे ही बढ़ाओ। अब देखो बोर्ड 2 ही बार होता है स्कूल में, 10th के बाद 12th के बाद, इसके अलावा सारी स्कूल लेवल पर आंतरिक परीक्षाएं होती हैं। और जो हम परीक्षाओं का मूल्यांकन करेंगे बच्चों, परीक्षाओं के बाद बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे उसमें बच्चों को नंबर न दें, ग्रेड दें, ग्रेड प्रतीकात्मक, बच्चों को ग्रेड देने चाहिए। उसके भी अपने फायदे हैं, ग्रेड देने के अपने नुकसान है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब देखो इसमें समझने वाले तो ऐसी कोई बात नहीं है, या तो आप वीडियो सुन सकते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या कहा, क्या क्या कहा, भाषाओं के बारे में क्या कहा, ये भी लिख सकते हैं आप। तेरी भाषा सूत्र पर बल दिया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ने की चर्चा की, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि मिनिमम 2 भाषाएं तो हम पढ़ानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम कोठारी आयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कोठारी आयोग। चलो आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि क्लासेस तो आपकी कॉमन चल रही हैं, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे आपको प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।